Once again, beta, today we will talk about the challenge to bipolarity. दो ध्रुवीयता को चुनौती के बारे में बात करेंगे. ये क्या है, दो ध्रुवीयता क्या है और ये इसको चुनौती कहाँ से मिल रही थी. Who is going to challenge this bipolarity? तो अगर हम इससे पहले वाले टॉपिक के बारे में बात करें तो हमने बात की थी कि विश्व के अंदर आफ्टर 1945, that is after the second world war, there were the two main powerful country in the world. एक पहला देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द अदर वन वाज सोवियत यूनियन, सोवियत रूस भी आप कह सकते हो. अब इन दो शक्तियों को, महान शक्तियों को आप कह सकते हो विश्व के अंदर इनका हाजमोनी था, पूरा वर्चस्व था. इनको चैलेंज देने वाले एक नई इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करेंगे, दैट वाज द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. और ये नॉन अलाइन मूवमेंट क्या था, किस किस देश ने, हु वर द फाउंडिंग मेंबर्स, किन्होंने इसकी स्थापना की और कैसे कैसे वक्त के हिसाब से इसको अगर बात करेंगे हम, जो 2016 का जो सम्मेलन हुआ नॉन अलाइन मूवमेंट वाला, उसके अंदर आप कह सकते हो कि लगभग क्या 120 कंट्री ने हिस्सा लिया एज ए मेंबर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट. तो अपने आप में इसकी इम्पोर्टेंस आप इसकी सदस्यता से ही समझ सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट है. एंड हाउ ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड, वो भी इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं कि 1945 के बाद में कुछ नव स्वतंत्र राष्ट्र, जो नए राष्ट्र का उदय हुआ, जिसमें हम बात करेंगे लैटिन अमेरिका के कुछ राष्ट्र देश विश्व के मानचित्र के ऊपर आए. इसी के साथ में एशिया के कंट्री की बात करेंगे, दक्षिणी अफ्रीकन कंट्री की बात करेंगे जो अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर हुए. तो मुख्य रूप से इसको बनाने के अंदर जो गुट निरपेक्ष एक आंदोलन गुट बना, इसको बनाने के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में जो तीन देश हैं जिनकी आपसी दोस्ती इस एक नए स्वरूप को लेकर आई, उसमें है यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति उस टाइम के जोसेफ ब्राज टीटो और भारत के उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, साथ ही मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर. इन तीनों की दोस्ती का कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये परिणाम रहा कि देश पूरे विश्व के सामने गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा हुआ. फिर उसके बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना से वामेन क्रूमा ने भी इसको ज्वाइन कर लिया. अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि जिसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव 1956 में रखी गई, बेसिकली ये 5 देश थे, यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना. इनके बदौलत ये नए गुट निरपेक्ष आंदोलन, अभी हम बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों इतना बात कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था, ज़रूर इसके बारे में हमको बात करना चाहिए. कहीं ना कहीं जो विश्व की जो शक्ति है, दोनों शक्तिशाली देश है, उनको चैलेंज के रूप में ये गुट आया. पूरे विश्व में इनका वर्चस्व था, दोनों सोवियत रूस और अमेरिका की, और अब लड़ाई चल रही थी कि सबसे एक किसकी हाजमोनी होने वाली है, कौन सा देश है जिसका वर्चस्व हो. तो उसको चैलेंज देने के लिए एक पहला जो इंस्टीट्यूशन खड़ी हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे, गुट निरपेक्ष आंदोलन. 1956 में इसकी स्थापना की गई. इसकी पहली बैठक जो है 1961 के अंदर हुई, और आप इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ ही सकते हो कि 1956 में जो बना और 61 के अंदर 25 देशों ने इसको ज्वाइन कर लिया. हम हर एक गुट निरपेक्ष सम्मेलन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 2016 में जो सम्मेलन हुआ, 17th सम्मेलन था वो, इन सभी गुट निरपेक्ष आंदोलन की 17वीं
17th बैठक थी और इसमें अपने आप में 120 देश इसमें हिस्सा लेते हैं। 17 एक ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होते हैं। कह सकते हो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्ता इसकी मेंबरशिप से ही बढ़ जाती है। ऐसा क्या किया इन्होंने, क्यों ये कैसे कैसे स्वरूप अपना बदलता गया, प्राइमरी पर्पस किसके लिए खड़ा हुआ था, वो भी हमको बात करनी है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या था? दोनों गुटों से तटस्थता तो थी, लेकिन तटस्थता का मतलब नीदर दिस न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री आर गोइंग टू ज्वाइन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लेड वेस्टर्न ब्लॉक और नॉर दे आर गोइंग टू ज्वाइन द ईस्टर्न ब्लॉक दैट इज हेडेड बाय द सोवियत यूनियन। दोनों में से किसी गुट को ज्वाइन नहीं करेंगे। साथ साथ में इन्होंने एक और बात रखी जिसको हम नहीं भूलना चाहिए, दैट वाज कि भाई हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मैटर है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट के मामले हैं, उसके ऊपर हम बोलेंगे। विश्व के अंदर शांति को बनाए रखने के लिए ये जो हम ये शीत युद्ध के दौरान जो गुट बन रहे हैं उसमें हम शामिल नहीं हैं, इनसे हम अलग हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अमेरिका जैसी पॉलिसी अपनाने वाले हैं। अमेरिका जैसे कि आप बात कर सकते हो, जो अमेरिका ने इंडिपेंडेंस कब ली थी, अमेरिका की इंडिपेंडेंस की बात करें तो 1787 में अमेरिका एक आंदोलन से, स्वतंत्रता की लड़ाई से अमेरिका का उदय हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वार तक वो एकदम तटस्थ रहा। 1787 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार दैट इज 1914 तब तक उसने किसी भी इंटरनेशनल एक्टिविटी में कहीं पर कुछ बोलने अपना मुनासिब नहीं समझा। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कहना था इसके जो सदस्य थे कि हम ऐसे चुप नहीं बैठने वाले। इंटरनेशनल एरिना में कुछ ऐसे मामले होंगे जहां पर किसी के साथ में ज्यादती होगी या दबाने की कोशिश की जाएगी, और ऑल यू कैन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीस प्रोसेस इन वर्ल्ड हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। और उसकी दिशा में ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश हैं उन्होंने काम भी किया। तो हम 2016 में इसकी 17वीं बैठक हुई वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला के अंदर बैठक में 120 देशों ने भाग लिया। बेसिकली आज हम बात करते हैं कि इसका पर्पस क्या था। कोई उद्देश्य लेके बनता ही है, कोई इंस्टीट्यूशन खड़ी होती है तो कुछ तो पर्पस है। तो सबसे पहला पर्पस तो ये जो 5 देश है इनमें आपस में सहयोग करेंगे। दूसरा, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो दोनों देश के बीच में शीत युद्ध हो रहा है, ये प्रसार इसका यूरोप से बाहर एशिया के देश, अफ्रीका तक इसकी आंच आने लगी थी। तो इन्होंने बेसिकली सोचा हुआ था कि इस जो घटनाक्रम को हम कंट्रोल करने की दिशा में काम करेंगे कि इसका विस्तार और ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो 9 स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय हुआ। कितने? जो नए 1960 में आप अंदाजा लगा सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र के जो नए मेंबर वही बन पाते हैं जो इंडिपेंडेंट कंट्री हो, एक देश हो जिसको संयुक्त राष्ट्र एक देश के रूप में, एक सॉवरेन कंट्री के रूप में, एक प्रभुत्व सत्ता संपन्न देश के रूप में एक स्वीकार्यता दे देता है। तो ये 16 देश और अफ्रीकी देश नए स्वतंत्र हुए। अपने आप में एक साथ में इतने बड़ी तादाद में देश, 1960 की बात है, ये सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य भी बने। तो इस तरह से अगर हम बात करें टोटलिटी में बात करें तो गुटनिरपेक्ष नीति ये पृथकतावाद की नीति नहीं है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, बेसिकली इनका शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि विश्व के अंदर स्टेबिलिटी हो, पीसफुल हो, इसको बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष देश के सभी देश प्रयासरत थे। लगातार इनकी तरफ से ये कोशिश हुई और गुटनिरपेक्ष
देशों की ताकत उनकी आपसी एकता के अंदर है। ये जितने भी गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में एक साथ जुड़े हुए थे, तो इनकी ताकत थी, ठीक है ना। और साथ ही महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश हैं, इनको दोनों महाशक्तियां सोवियत रूस और या फिर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें कि इनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ, इनको भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन बट ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या सोवियत रूस इस मामले में कामयाब नहीं हो पाए। तो कुल मिलाकर गुटनिरपेक्ष का मतलब यह है तटस्थता का धर्म ही नहीं है, खाली अपने आप को न्यूट्रल ही नहीं रखना है कि भाई हम ना तो हम संयुक्त राष्ट्र सोवियत रूस की तरफ है ना हम अमेरिका की तरफ हैं। इस बेसिकली इनका क्या युद्ध में शामिल ना होने का नीति का पालन करना है कि भाई हम लड़ाई में इनके साथ नहीं हैं, किसी तरह की लड़ाई अगर ये करने जा रहे हैं तो उसमें हम शामिल नहीं हैं। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। जो तटस्थ देश होते हैं, जो भी अपने आप को बोलते हैं कि मैं न्यूट्रल कंट्री हूं, जरूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने के लिए कोशिश करे। लेकिन ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये इतना तटस्थ नहीं है कि जो दो देशों के बीच में या विश्व पूरे दो गुटों में बटा हुआ है और युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, तो ये अपना रोल नहीं निभाएंगे, अपना रोल निभाने वाले हैं, राइट। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ये युद्ध में तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन युद्ध के सही गलत होने के बारे में इनका अपना कहना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर कहीं पर युद्ध की परिस्थितियां बनती है तो ये अपना इंडिपेंडेंट व्यू रखेंगे, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है, ठीक है ना। ये सभी देश जो गुटनिरपेक्ष देश के सदस्य हैं, कहीं ना कहीं कोशिश इनकी तरफ से हुई है कि युद्ध को टाला जाए और युद्ध के अंत के प्रयास भी किए कि युद्ध जैसी परिस्थितियां ही नहीं बनी। तो बेसिकली आज हमने बात की बायपोलरिटी के बात में, चैलेंज किया था बायपोलरिटी को। तो ये तो पहले चैलेंज के बारे में बात की। पहला चैलेंज तो गुटनिरपेक्ष देश थे जो दोनों देशों के लिए एक चैलेंज के रूप में काम कर रहे थे। आज का यह अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, फिर नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक गुड बाय। स्कूल में मुलाकात होगी, स्टे होम नहीं कह के आप सुरक्षित रहिए और स्कूल आइए, ठीक है, बाय।